हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल ईयर के लास्ट क्लास के वीडियो में स्पिन ओनली फार्मूला और मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी पर डिस्कस किया था। आज के वीडियो में चुंबकीय आघूर्ण तथा चुंबकीय प्रवृत्ति निर्धारण की विधियों पर डिस्कस करूंगा। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी, इनको किस प्रकार से प्रायोगिक विधियों के द्वारा इनका निर्धारण किया जाता है। तो इनके निर्धारण की दो विधियां हैं जिनको यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट है इसमें गॉय विधि, गॉय मेथड। एक विशेष प्रकार की गॉय तुला में पहले पदार्थ की कुछ मात्रा को तोल लिया जाता है। गॉय बैलेंस होती हैं जिसमें सबसे पहले पदार्थ की मात्रा को तोल दिया जाता है। उस पदार्थ का क्या द्रव्यमान है उसको नोट कर लिया जाता है और बाद में पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं और पदार्थ के भार में आए अंतर को ज्ञात कर लेते हैं। यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर उसके भार में कमी हुई या वृद्धि हुई उसको नोट कर लिया जाता है। प्रति चुंबकीय पदार्थ में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अतः उनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। ऐसे पदार्थ पर यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो उनमें प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। जो प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। अतः ऐसे पदार्थ में वो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करेंगे और जिसके कारण इनके भार में क्या आती है, कमी आ जाती है। पता है कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय बल रेखाओं से प्रतिकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षित होते हैं। तो यानी प्रति चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो प्रतिकर्षित होगा और प्रतिकर्षित होगा तो उसके कारण उसके भार में कमी आ जाएगी। कैसे आएगी तो आगे अपन बैलेंस के जो डायग्राम है उसमें देखते हैं। गॉय बैलेंस इस प्रकार की ये होती है और इसमें ये दो चुंबक और इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल इसके, और यहाँ पर ये सैंपल रखा हुआ, सैंपल ट्यूब के अंदर पदार्थ रखा हुआ है और ये गॉय बैलेंस जो साइंटिफिक बैलेंस यहाँ पे, और यहाँ पर उससे वेट माप लिया जाता है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति के अंदर उस पदार्थ का वेट को माप लेते हैं और उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं। और यदि यहाँ प्रति चुंबकीय पदार्थ है तो ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा और इस प्रकार से प्रतिकर्षित होगा तो यहाँ से ये इधर से ऊपर जाएगा। एक तरह से बैलेंस के अपन कोई भी देखें संतुलित करने के लिए, तो यहाँ पर वेट में उसको संतुलित करने के लिए यहाँ वेट में क्या आती है, कमी आती है। एक तरह से यहाँ से कोई धक्का मारता है यानी प्रतिकर्षित होगा तो वेट में क्या आती है, थोड़ी कमी आएगी बैलेंस होने के लिए। तो इस प्रकार प्रति चुंबकीय पदार्थों के वेट में थोड़ी सी कमी आएगी। और जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिसके कारण चुंबकीय बल रेखाओं को ये आकर्षित करते हैं। और यदि ये चुंबकीय बल रेखाओं से आकर्षित होते हैं तो ये चुंबकीय ध्रुवों के बीच में खिंच जाते हैं और इस प्रकार से इनके भार में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। यानी सैंपल यहाँ पे कौन सा है, अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। तो उस स्थिति के अंदर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में ये आकर्षित होगा और चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ आकर्षित होगा तो जिसके कारण इसके यहाँ से ये इस टाइप से खींचेगा, नीचे की तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए वेट की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। वेट ज्यादा होगा तो उसके वेट में जो भार में जो वृद्धि हुई है उसको नोट कर लिया जाता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कितना वेट है और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कितना वेट है, दोनों को नोट कर लिया जाता है और दोनों का अंतर है वो भार में कमी हुई या वृद्धि हुई उसको अंतर है उनका। इस प्रकार उस पदार्थ के भार में आए अंतर और पदार्थ के भार से आगे फॉर्मूला दिया गया है और जिससे यहाँ चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात कर ली जाती है। तो ये यहाँ पे ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र दिया गया गॉय के द्वारा और इस फॉर्मूले के अंदर आप देख रहे हैं काई जी, यानी कि यहाँ पे ये ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति है बराबर 2L
इंटू डेल्टा एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू एम। तो यहाँ पर जो एल है वो क्या है, तो ये दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी है। जो यहाँ जो ये ध्रुव है उन दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी है, उसको नोट कर लिया जाता है, वो एल होगी। और डेल्टा एम है पदार्थ के बाहर में आया अंतर, और पदार्थ के बाहर में आया अंतर वो पदार्थ का भार जो पहले नोट किया है चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में और बाद में चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, और दोनों का जो अंतर है वो डेल्टा एम नोट कर लिया जाता है। और एच यहाँ पे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और एम है पदार्थ का द्रव्यमान। इस प्रकार ये सब प्रैक्टिकली नोट कर लिए जाते हैं, प्रायोगिक इन सभी मानों को नोट कर लिया जाता है। और इन मानों का यहाँ इस फॉर्मूले में रखेंगे तो उससे ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात हो जाती है। और ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति यहाँ ज्ञात होने के बाद में इसको अणुभार से गुणा करते हैं तो मोलर मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी प्राप्त होती है, जो पहले अपन ने मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी में पढ़ा था कि काई एम बराबर होता है काई जी इंटू एम, यानी अणुभार को जब ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति से गुणा करते हैं तो मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति प्राप्त होती है। और जब मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति अपने को प्राप्त हो जाती है तो उससे चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात किया जा सकता है, जो अपन ने पहले लास्ट क्लास के अंदर चुंबकीय प्रवृत्ति के अंदर पढ़ा था कि किस प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है 2.84 अंडूड काई एम टी, तो उसमें काई एम का मान और टी का मान टेम्परेचर और मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान रख करके चुंबकीय आघूर्ण भी ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार ये गॉय मेथड, और गॉय मेथड में यहाँ चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकीय आघूर्ण को प्रैक्टिकली रूप में किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मेथड है वो फैराडे मेथड। इसी प्रकार फैराडे ने भी एक मेथड दिया और जिसमें किस प्रकार से मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी को ज्ञात किया जाता है। तो इस विधि जो फैराडे की विधि है इसमें पदार्थ को चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लटकाया जाता है, वहां पे भी वैसे ही था लगभग, तो इसी में भी ऐसे टाइप का ये चुंबकीय ध्रुव, और यहाँ ये सैंपल जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये लटकाया हुआ है। यहाँ पे ये माइक्रो बैलेंस है जो बाहर में आए हुए अंतर को नोट करता है। यहाँ पे ध्रुवों के मध्य पदार्थ को लटका दिया जाता है और चुंबकीय ध्रुवों की इस प्रकार की आकृति बनाई जाती है, यानी चुंबकीय ध्रुव हैं उनकी आकृति कोई विशेष प्रकार की होती है जो आपको दिख रही है। तो इस प्रकार की आकृति बनाई जाती है कि पदार्थ द्वारा घेरे गए समस्त क्षेत्र में यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और प्रवणता है, चुंबकीय प्रवणता जो ग्रेडियंट है उनका मान है वो स्थिर रहता है, समान रहता है। इस प्रकार से यहाँ चुंबकीय ध्रुवों की जो आकृति है वो विशेष प्रकार की आकृति बनाई जाती है। जब एम द्रव्यमान यदि कोई पदार्थ है और उसका एम द्रव्यमान है तथा काई चुंबकीय प्रवृत्ति है वाले किसी पदार्थ को एक असममित यानी नॉन यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र H के अंदर x दिशा में लटकाया जाता है, तो x दिशा पर वह पदार्थ एक बल अनुभव करेगा। x दिशा में वो पदार्थ है बल अनुभव करेगा, और जो बल अनुभव करता है उसका मान यहाँ पे इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात कर दिया जाता है। ये कितना वो पदार्थ कितना बल अनुभव कर रहा है, वो F बराबर है उस पदार्थ का द्रव्यमान इंटू यहाँ पे चुंबकीय प्रवृत्ति, उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, और साथ में यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय प्रवणता। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले के द्वारा उस पदार्थ पर कितना बल अनुभव होता है वो ज्ञात कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ इस बल को
ज्ञात करने के लिए क्या है, पदार्थ को पहले चुंबकीय क्षेत्र में और फिर चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में तोल लिया जाता है। दोनों भारों के अंतर ही वो F के बराबर होता है। जितना भारों में अंतर आया भार में, वही F के बराबर होता है। यहाँ पे जैसे ये पहले तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के अनुपस्थिति में तोल दिया और फिर उपस्थिति के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के अंदर उस पदार्थ को, ये जो माइक्रो बैलेंस है उसके द्वारा उसके बाहर में आए हुए जो परिवर्तन हुआ है, वृद्धि हुई या कमी हुई, उसको नोट कर लिया जाता है। और जो भार में जो अंतर आया है वही यहाँ पे F यानी उस पर लगने वाले बल के बराबर होता है। या प्रैक्टिकली रूप में सामान्यतः एक कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है मरकरी टेट्राथायोसाइनेट कोबाल्टेट करके, और इस पदार्थ को यूज में लिया जाता है। इस पदार्थ को यहाँ मानक पदार्थ माना जाता है और इस पदार्थ की मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी जो काई है उसका मान 16.44 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल होता है। तो ये इस पदार्थ की मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी का मान पता है। ये एक मानक पदार्थ है और इसको मानक मान करके अज्ञात तथा इस मानक दोनों यौगिकों पर समान चुंबकीय क्षेत्र एवं प्रवणता को लगाया जाए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र भी समान रहना चाहिए और ग्रेडियंट है वो भी समान रहनी चाहिए। और उस स्थिति में पहले तो माना कि मानक के ज्ञात कर लेंगे, मानक के बाहर में आया हुआ अंतर, मानक पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, उस पदार्थ के अंदर बाहर में कितना अंतर आया है, यानी पदार्थ का जो पहले द्रव्यमान और फिर उस चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके बाहर में जो वृद्धि हुई, कितना बल अनुभव किया है, तो बाहर में जो आया हुआ अंतर और मानक पदार्थ का द्रव्यमान और साथ में मानक पदार्थ की ये पड़ी है यहाँ पे मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी, ये तीनों चीजें ज्ञात हो जाएगी। अब उसके बाद में यहाँ पे जो अज्ञात है उस अज्ञात पदार्थ को वैसे वैसे उसी चुंबकीय क्षेत्र में वही प्रवणता सेम न सेम और वहां पर उसी को लटका करके उसके बाहर में आए हुए परिवर्तन को भी ज्ञात कर लिया जाता है। और उस पदार्थ का द्रव्यमान तो पहले नोट कर लिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर उस अज्ञात पदार्थ की मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी यानी चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसको चुंबकीय प्रवृत्ति भी कहा जाता है, चुंबकीय सहनशीलता भी कहा जाता है और चुंबकीय सुग्राह्यता भी कहा जाता है। हिंदी में या प्रवृत्ति, सहनशीलता, सुग्राह्यता कई नाम है, लेकिन इंग्लिश में मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी ही कहा जाता है, ज्ञात कर ली जाती है। तो ये जो फॉर्मूला है, अब यहाँ पे जो अपने पहले फॉर्मूला पढ़ा था वही है, लेकिन यहाँ पे दोनों स्थितियों के अंदर जब स्टैंडर्ड है और अननोन है, या एस का मान मतलब यहाँ से है स्टैंडर्ड से है और यू जो है वो अननोन के लिए है, अज्ञात के लिए है और ये मानक के लिए है। लेकिन दोनों स्थितियों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र और प्रवणता है वो समान है, तो दोनों की कट जाएगी। अब पीछे क्या रह जाएगा, एफ एस अपॉन एम एस काई एस बराबर एफ यू अपॉन एम यू काई यू। अब इन दोनों के अंदर ये मानक के लिए और ये या अज्ञात के लिए। अब इससे यहाँ पर अपन अज्ञात की चुंबकीय जो प्रवृत्ति है वो ज्ञात कर ली जाती है। अज्ञात की चुंबकीय प्रवृत्ति इधर आ जाएगी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एफ यू एम एस काई एस अपॉन एम यू एफ एस। इस फॉर्मूले से अपने को 5 चीजें यहाँ पे ये पता है, और जिससे जो छठी है यहाँ पे अज्ञात की चुंबकीय प्रवृत्ति है उसको ज्ञात कर लिया जाता है। जिसमें फर्स्ट जो एफ एस है, जो मानक के बाहर में आया अंतर है, जो यहाँ पे फेराडे बैलेंस है उसके द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और मानक का जो द्रव्यमान है, मानक का द्रव्यमान कितना मानक पदार्थ अपन ने लिया है तो उसका द्रव्यमान ज्ञात कर लिया जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे काई एस यानी मानक की चुंबकीय प्रवृत्ति है, जो यहाँ पे मान दे रखा है, ये फिक्स है इसकी, तो ये अपने को ज्ञात है। 3 चीजें ज्ञात, और चौथी यहाँ पे एफ यू यानी अज्ञात के बाहर में आया अंतर, ये भी वहाँ फेराडे बैलेंस से ज्ञात कर लिया जाता है। और एम यू यानी अज्ञात का द्रव्यमान, ये भी बैलेंस से ज्ञात कर लिया जाता है। तो ये 5 यहाँ पे वैल्यू अपने को ज्ञात होगी। तो छठी जो वैल्यू है यहाँ पे अज्ञात की चुंबकीय प्रवृत्ति,
इसको ज्ञात कर लिया जाता है। जो अज्ञात पदार्थ है उसकी मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी जो ज्ञात होगी वो यहाँ पर ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात होगी, और इस ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति को अणु भार से गुणा करने पर मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति प्राप्त होती है, जो पहले आपने डिस्कस किया था। और इस प्रकार से मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति को ज्ञात कर लिया जाता है। और जब मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति अपने को ज्ञात हो जाती है तो उसको वही फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का उसमें रख करके चुंबकीय आघूर्ण को भी ज्ञात कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये जो दो मेथड थे जिनसे प्रैक्टिकली रूप में मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी और मैग्नेटिक मोमेंट को ज्ञात कैसे किया जाता है इसके ऊपर आज मैंने डिस्कस किया। और इसके साथ ही सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड यूनिट नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। थैंक यू।